नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कभी आपने सोचा कि भारत में विरोध क्यों नहीं होता और भारत में कुछ भी गलत हो रहा हो, जनता कबूल कैसे कर लेती है, बर्दाश्त कैसे कर लेती है? टेढ़े टेढ़े कानून, आड़े आड़े कानून। और सबसे अफसोस की बात यह है कि जिसके खिलाफ कानून आता है वो प्रेशर ग्रुप तो सड़क पे खड़ा होता है, लेकिन आम जनता के बीच में इसको लेकर कोई सुगगार दिखाई नहीं देती। क्या भारत के लोग स्वार्थी हैं? क्या वजह है? आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इतना दल बदल हो रहा है, इतना ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ईडी हो रहा है, सीबीआई हो रहा है, और सबके बीच में नागरिक शांति से बैठा हुआ, तटस्थ। क्या वजह है? वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से भारत के लोगों के अंदर सहज लोकतांत्रिक चेतना का अभाव है और वो अपनी तरफ से चीज़ों पर प्रतिक्रिया भी देना नहीं चाहते? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बड़ा गहरा एनालिसिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में और दूसरे देशों में ऐसा क्या अंतर है। मैं अभी आया। चैनल की सदस्यता खुली हुई है, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। जो चैनल का लोगो है उसके साथ में अपनी पसंद का प्लान चुन के आप हमारे चैनल में सहभागी बन सकते हैं। नेताओं की गिरफ्तारी इतनी सारी, देखिए अभी आप ये देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव, जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था, तेजस्वी यादव जो है उनके खिलाफ मुकदमे खुल गए, राहुल गांधी से पूछताछ की गई, जिसको चाहे ईडी उठा ले रही है। अब आप कहेंगे जो गलत करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 95% मामले ऐसे हैं जिनमें सिर्फ दूसरी पार्टियों के लोग ही निशाने पर हैं। ये भी तथ्य है कि जैसे ही कोई पार्टी दल बदल करती है, उसके सारे नेता दल बदल करता है, उसके पाप करीब करीब धुल जाते हैं, उनके केस दब जाते हैं या वो केस में बरी हो जाते हैं। इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हम सब देख रहे हैं लगातार कि दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, या जो जितने भी मामले आए वो मामले रफा दफा हो जाते हैं, उन मामलों को कुछ पता ही नहीं चलता है। इस मामले में हमने खुद ही जांच देख ली है। वो टेनी साहब देश के गृह राज्य मंत्री बने बैठे हैं। दूसरे एक और गृह राज्य मंत्री थे अटल जी के मामले टाइम में, उन्होंने भी, उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे थे, सब कुछ लगा था उनके खिलाफ। सब योगी सरकार आई, सारे मुकदमे वापस हो गए। और ये सब जो है हमारी आंखों के सामने होता रहता है, हम देखते रहते हैं। यहाँ किसी एक पार्टी एक सरकार का मसला नहीं, लेकिन मसला इस बात का है कि जब आप देख रहे हैं कि सरकार आपकी दी गई ताकतों का दुरुपयोग कर रही है, कानून ऐसे ऐसे खतरनाक कानून आते हैं, कभी कभी सीए आ जाता है, कभी अभी यूसीसी आ रहा है। अब यूसीसी जो होगा वो यूसीसी नहीं होगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ। उसमें यूनिवर्सल कुछ नहीं होगा, उसमें 2-4 चीज़ें होंगी, वो कुछ लोगों को टारगेट करके होंगे ताकि उनको चुनाव में भुनाया जा सके। इसमें यूसीसी नहीं होने वाला है, क्योंकि यूसीसी भारत जैसे स्ट्रक्चर में संभव ही नहीं है। मैं इसमें वीडियो बना चुका हूँ। तो क्या हो रहा है, क्यों नहीं? अगर हम थोड़ा सा बाहर चलें, इजराइल चलते हैं। इजराइल में नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ महीनों से आज तक वहाँ संघर्ष चल रहा है, लोगों ने लड़ना नहीं छोड़ा है। नेतन्याहू के खिलाफ आरोप लगे भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार का आरोप क्या था? अब ये मत कहिएगा कि यहाँ सारा मीडिया ही होती है। भ्रष्टाचार का आरोप ये था कि वहाँ पर कुछ एक अखबार था, उसके साथ में नेतन्याहू ने टाई अप किया कि सरकार जो है वो आपके अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगी, सरकारी तंत्र, और बदले में आप नेतन्याहू को खूब प्रचार देना। नेतन्याहू का आपको याद है, मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नेतन्याहू ने ही पेगासस दिया था मोदी जी को, और ऐसे दिया था कि पता ही ना चले देश ने खरीदा है, एक के साथ एक फ्री करके। जैसे आप बंडल के साथ माचिस फ्री, तो बिल तो बंडल का बनेगा ना, माचिस फ्री मिल गई। उस तरह से वो हमको दिया गया था पेगासस, जो बाद में विपक्षी नेताओं की जासूसी, पत्रकारों की जासूसी, बुद्धिजीवियों की जासूसी का मामला उसमें निकला, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। तो वो नेतन्याहू वो एक कानून लेकर आए, और कानून ये था कि उनके खिलाफ ये भ्रष्टाचार का पूरा मामला चलने लगा, तो ये पक्का हो गया कि अब तो ये फंसेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला आने वाला था और सुप्रीम कोर्ट इनको सज़ा सुना सकता था। इन्होंने क्या किया कि संसद में एक कानून लाया, और उस कानून के मुताबिक स्वयं प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो, और कोई भी संसद का सदस्य ऐसा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई सजा ही नहीं सुना सकता। सुप्रीम कोर्ट की पावर ही छीन ले रहे हैं वो।
अब उसके खिलाफ संघर्ष हो रहा है सड़कों पे। एक करीब करीब पूरा इजराइल सड़कों पर उतर आया था, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। अभी तक चल रहा है। अभी परसों ही कुछ लोगों को फिर गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जब प्रदर्शन हुआ, प्रेशर बना, तो नेतन्याहू ने कह दिया ठीक है, हम इस कानून को अभी होल्ड पे रखते हैं। फिर उन्होंने विपक्षी नेताओं से बातचीत की, बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रांस में अभी जो बवाल चल रहा है नाइल वाला, ये तो आपको पता ही है। लड़का अच्छा खासा वो रग्बी प्लेयर था, डिलीवरी बॉय का काम करता था, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा था। 17 साल का लड़का था, मम्मी को अच्छे से मिलजुल के बाय बाय करके पहुंचा। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उसका नेचर भी अच्छा, सब कुछ। पुलिस वालों ने मार दिया। क्यों मार दिया? इसलिए मार दिया कि वो नस्ली तौर पर उसको पसंद नहीं करते थे। अल्जीरिया का रहने वाला था और फ्रांस में ये धारणा बहुत तगड़ी है कि फ्रांसीसी मूल वाला या विदेशी मूल वाला। और उसमें भी वहाँ पे हर जगह मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह से उनको नौकरियों में भेदभाव झेलना पड़ता है। एक अगर फ्रांसीसी मूल का आदमी है तो झट से नौकरी मिल जाएगी, लेबनीज़ मूल का है तो उसको जो है वो कॉल ही नहीं आएगा इंटरव्यू के लिए। इस तरह की चीज़ें, तो इस पर मैं अभी जाऊँगा, फ्रांस वाले पे आऊँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ लोगों की विद्रोह करने की भावना। इसी फ्रांस में रिटायरमेंट की एज 62 से 64 साल की गई थी। उसको लेकर ज़बरदस्त बवाल हुआ था। लोगों ने कहा भैया हम आराम कम करेंगे, हम ऐश कब करेंगे, हमको क्या ज़िंदगी भर काम करते रहना पड़ेगा। अब सरकार को चक्कर ये है, सरकार पेंशन का खर्चा बचाना चाहती है वहाँ पे, तो उसने कहा भी 2 साल लेट रिटायर करेंगे इनको, तब तक हमारा पैसा वैसा हो जाएगा। विरोध हुआ। जब ये आपका यूक्रेन वाला युद्ध हुआ तो फ्रांस में उसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि तुम जो यूक्रेन की मदद कर रहे हो इसके कारण युद्ध लंबा खिंचेगा, लाखों लोग मारे जाएंगे और तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, इसलिए तुम मदद क्यों कर रहे हो। और लोगों ने कहा कि नाटो छोड़ के बाहर आओ। भयंकर सड़कों पे, वहाँ पे बात बात में फ्रांस की जनता आंदोलितों के सड़क पे आती है। इजराइल की जनता आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल का दाम महंगा हुआ तो जर्मनी के लोग सड़कों पे आ गए। और बाकायदा जर्मनी में हालत ये हुई कि जो संसद सदस्य भी जो है जनता के साथ सड़कों पर उतर आए थे। तो छोटी छोटी चीज़ों में वहाँ पर तगड़ा वाला विरोध होता है। यहाँ आंकड़े आते हैं कि 75-95% विरोधी लोग। हम यहाँ देखते हैं कि भाई एक आदमी के ऊपर आरोप है, ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, दूसरे दिन वो आदमी पार्टी में। एक कंपनी के खिलाफ सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग जांच शुरू करता है, दूसरे दिन वो अपना हवाई जहाज अडानी जी को भेज देता है। ये खुलेआम हो रहा है और ये सबको पता है। ये ऐसी सीक्वेंस है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ, लेकिन सब जगह पर ये कोइंसिडेंस है कि एक के बाद वही चीज़ हो रही है। ईडी लाएगी। अब आपको दिगंबर कामत का तो आपको याद ही होगा, गोवा वाला कितना क्लासिक केस था। गोवा के लोग इस बात से दुखी हैं, वो कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं और जब उनके पास लोग वोट डालने जाते हैं तो कसम खा के बोलते हैं देखो जी भाई साहब हम कसम खा रहे हैं, भगवान की कसम खाई थी दिगंबर कामत ने कि भगवान की कसम खा के बोल रहे हैं हम दल बदल नहीं करेंगे, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। लोगों ने उसको चिता दिया भाई भरोसा करके। जीतने बाद में पता चला कि उस आदमी ने कहा, जनता से कहा कि देखो भाई ऐसा है, मैं भगवान के पास गया था और भगवान से मैंने पूछा कि क्या मुझे जो है वो बीजेपी में जाना चाहिए, तो भगवान ने कहा कसम खाइए कोई बात नहीं, अब तुम जा सकते हो, इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। आप सोचिए ये सब हो रहा है। ये जो जितने जो ये गए हैं एनसीपी वाले, अभी ये अजित पवार के साथ में और प्रफुल्ल पटेल वगैरह, ये सब लोग वहाँ पे गंगा स्नान करने गए हैं। इन सब के खिलाफ मुकदमे। अब मसला ये उठता है कि जब पूरी दुनिया में लोग खड़े हो जाते हैं, भारत में क्यों नहीं होते हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। क्या भारत के लोग डरपोक हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन दिक्कत एक ये है कि जो भारत की राजनीति है उसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव है। जब राजनीतिक में नैतिकता नहीं होगी, ये पूरी जो राजनीति हो रही है सत्ता केंद्रित है, हर आदमी को अपनी सत्ता चाहिए और सत्ता से कमाई करनी है, उसको संसाधन जुटाने, घर भरना है अपना। तो अगर आपके दिमाग में ये है तो आपको ये समझ में आएगा क्या हो गया भाई, अजित पवार ने घोटाला ही तो किया था ईडी ने, ठीक है मोदी जी ने ब्लैकमेल कर लिया। जैसे वो करता सत्ता में शासन करता वैसे ये शासन कर रहा है, जैसे वो चोर वैसे ये चोर। आप कल्पना कीजिए हिंदुस्तान के किसी भी नेता को उठा के अगर जेल में डाल दे सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रबल सबर माना जाता था, भयंकर सपोर्ट है, सिसोदिया जेल में है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जनता सड़कों पे आई? नहीं आई। एक और मंत्री उनके जेल में है, केजरीवाल जी भी चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि जनता के मन में जो पॉलिटिकल सिस्टम है और ये जो लोग बैठे हुए हैं
उनको लेकर कोई अटैचमेंट नहीं है। और अटैचमेंट इसलिए नहीं है कि हमारी राजनीति ने जनता के साथ में ईमानदारी से रिश्ता बनाया नहीं। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ईमानदारी से रिश्ता बनाने के बजाय आपको आपके फ़ायदे की बातें सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप उनको सत्ता सौंप दें। वो सड़कों पर भी उतरेंगे तो कैलकुलेटेड उतरेंगे। हमने सबसे ज़्यादा इसका कड़वा नंगा सच देखा कब देखा? जब भारत में कोरोना था और लॉकडाउन था। शुरू के लॉकडाउन में ये जो जितने बड़ी बड़ी पार्टी के नेता हैं, जितने भी हैं, और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, और जितने बड़े बड़े संगठन हैं, हम ये सेवा करते हैं, वो सेवा करते हैं, आज तक हमको सेवा कहीं दिखी नहीं। लेकिन वो कोई भी संगठन, भूखे मर रहे थे लोग, सड़कें बंद थी, काम धंधे बंद थे। जो रेहड़ी पटरी वटरी वाला क्या कर रहा था? उसके पास कोई रास्ता नहीं, मजदूर के पास रास्ता नहीं, गरीब के पास रास्ता नहीं। इन लोगों को भोजन देने वाला कोई नहीं था। हमारे आपके जैसे लोग घर में खाना बना के पास की झुग्गी में कोई रहते हैं, वहाँ जाके दे आते थे 10 आदमियों को खाना। इस तरह से काम चल रहा था। लेकिन जो नेता दारू बांटता है, रुपए बांटता है इलेक्शन में, क्योंकि उसको अपनी जगह चाहिए। जो आदमी तरह लाडली बहली योजना लेके आ रहे हैं, ये लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, भाई जरूरत थी तब कहाँ थे? अभी तो आपकी जरूरत है, अगले साल चुनाव है। और जब भी चुनाव आता है उससे पहले ये सब होने लगता है, बाहरें आने लगती हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तू कौन मैं खामखा, घुस नहीं सकते, पिटवा देते हैं। वो बताइए, पेशाब कर दिया एक आदमी के ऊपर, एमएलए के खास आदमी थे। और इसी दबंग बीजेपी के एमएलए ने इसी सीधी में मध्य प्रदेश के पहले कुछ पत्रकार थे, अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था और बल्कि प्रदर्शन हो रहा था विधायक के खिलाफ। वो कवरेज करने वाले सारे पत्रकारों को पुलिस वाला उठा के ले गया, थाने में बंद कर दिया और उनके फोटो जारी किए गए जिसके अंदर उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे। ये दमन की जो स्थिति है, जो स्वीकार्य हो गई है भारतीय समाज को, अब इसको लेकर ये अपने आप में एक लोकतंत्र की बड़ी चिंता बन गई है। अब आप सोचिए, कल के दिन, परसों के दिन कोई व्यक्ति सरकार में आता है और वो कहता नहीं जी आज से लोकतंत्र खत्म, इस देश को तो तानाशाही की जरूरत है, तो लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ जी हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो आप, करो तानाशाही, सुबह से पूरी करो। जो परिस्थितियां हैं वो यही हैं। और इसलिए इस देश में सबसे बड़ा अगर कोई चिंता है देश के लिए, तो वो चिंता, जो बड़ी चिंता है वो यही है कि जो राजनीतिक सरोकार भारत के लोगों में नहीं है। और इन सरोकारों को विकसित करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन सरोकारों को आप विकसित नहीं करोगे तो ये आगे जाके समस्या लोकतंत्र के लिए बड़ी खड़ी होने वाली है। आखिर में सबको जनता से डरना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, जनता का डर ही नहीं है। और जो हम लोग हैं भी, वो थोड़ा बहुत जो बोलते हैं, उन लोगों के साथ भी दिक्कत ये हो गई है कि हम में से ज़्यादातर लोग वो किसी ना किसी एक के साथ जुड़ जाते हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह से शाम तक लगे, कोई मोदी जी के लिए लड़ रहा है, कोई राहुल गांधी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, तो लोग जुड़ते नहीं हैं। जहाँ तक जुड़ाव आपको ये लग रहा है, अभी आप कुछ लोग मनी मन कह रहे होंगे मोदी जी से तो जुड़ाव है, हटने दीजिए सत्ता से, हटने दीजिए पावर से। अन्ना हजारे के साथ में कितना जुड़ाव था, 4 आदमी पूछने नहीं जा रहे हैं उनको। ये हकीकत है और ये अपने आप में इस देश की बड़ी चिंता है। और इसकी मुझे सबसे बड़ी वजह लगती है राजनीति में ईमानदारी का खत्म हो जाना, राजनीति का स्वार्थी बन जाना और राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का खेल बन जाना, जन सेवा का राजनीति से गायब हो जाना और जनता से पॉलिटिक्स का कट जाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि इस वीडियो के भर से आप ये समझ जाते हैं कि ये जो एनसीपी का दल बदल हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है, इसमें जनता कहीं नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।